हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें, हम लोग जो है शॉम सीरीज़ जो बुक है अपनी लीनियर अलजेब्रा की, उसको हम पेज बाय पेज एंड चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वेक्टर स्पेस जो है वो शुरू किया ही हुआ था। आप जैसा कि जानते हैं, आपने वीडियोस देखे भी होंगे। तो आज वेक्टर स्पेस जो अपना चैप्टर है विच इज़ बेसिकली चैप्टर नंबर 4, उसी का आज अपना तीसरा लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस हम लोग किस तरीके से जज करते हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए, इवन हमने मैट्रिसेस को भी जज किया कि आप कैसे ये जज करेंगे कि मैट्रिसेस आपकी लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आज इसी सिलसिले को हम लोग आगे जो है वो बढ़ाएंगे। आज का जो प्राइम टॉपिक है, या आप बोल सकते हैं जो आज का हमारा केंद्र बिंदु है, वो है सब स्पेसेस। तो आज की जो चर्चा है वो सब स्पेसेस पे अपनी रहने वाली है पूरी की पूरी। सब स्पेसेस में स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, दैट इज़ स्पैनिंग सेट। तो हम लोग इसको समझते हैं। ये जो टॉपिक है हमें बेसिस को समझने में काफ़ी बोल सकते हैं आप ज़्यादा मदद करने वाला है। तो देखें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप वीडियो देखें और कॉन्सेप्ट समझें, उस के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई आपको परेशानी रहती है, कोई मसला रहता है। तो चलिए, स्पैनिंग सेट क्या होता है, मैं थोड़ा सा थ्योरी लिखता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ हम लोग इसमें उदाहरण भी लेंगे कि किस तरीके से हमें जो है ये हेल्प करेगा बेसिस एंड डायमेंशन वाला जो टॉपिक है उसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखें क्या कहता है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। ये जो शॉम सीरीज़ की वीडियो है ये आपको एक दिन छोड़कर एक दिन अब से रेगुलरली जो है वो मिलेंगी। तो आप उस हिसाब से प्लान जो है वो कर लीजिएगा। टाइमिंग जो है वीडियोस के आने की वो मोस्ट प्रोबेबली शाम के 7 बजे की रहेगी। बाकी जैसा भी होगा आपको टेलीग्राम पर बता ही दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है चैनल का और ग्रुप का वो गिवन है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लें। चलिए, तो थोड़ा सा ये डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है, उसके बाद हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ आपके समक्ष में उदाहरण भी लूँगा जिससे आप थोड़ा अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप में से किन किन लोगों ने शॉम सीरीज़ का नाम सुना है लीनियर अलजेब्रा के लिए टॉपर्स के मुंह से, क्योंकि ये बुक ऐसी है जो काफ़ी फेमस है। और मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा जब ख़त्म हो जाएगा अपना ये सारा कार्यक्रम कि जो शॉम सीरीज़ है उसमें क्या जो चीज़ें हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से गिवन है हमें, और किन चीज़ों में शॉम सीरीज़ जो है वो मात खाती है और उसके लिए हम किस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चर्चा करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन of the vectors और ये इस तरीके से गिवन है u1 u2 से लेकर um। फिर यहाँ पे कहा गया दैट इज़ v इज इक्वल्स टू a1 u1 a2 u2 am um where ai belongs to k। तो देखें, इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। फिर इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सर, प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन वैसे तो एग्ज़ाम में बनते नहीं हैं, बट प्रॉपर्टीज़ का समझना और हमें याद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अगर याद नहीं होंगी तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम लोग फंस सकते हैं। खैर, इसको समझते हैं। देखो क्या कहता है, लेट कैपिटल V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर K। यहाँ पर आप समझते हैं ये K जो है ये आपका फील्ड है,
और हम लोगों का जो केस रहता है वो फील्ड या तो रियल नंबर रहता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, राइट। कहता है लेट कैपिटल वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर वेक्टर्स u1 u2 से um in capital V are said to span capital V or to form a spanning set of capital V if every small v in capital V is a linear combination of the vectors u1 से लेकर um। ये देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास वेक्टर स्पेस है कैपिटल V और आप ये समझिएगा इस वेक्टर स्पेस में हमारे पास नाना प्रकार के वेक्टर्स होंगे, यानी कि इसमें बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स थे 15, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ मैं समझाने के पर्पज से। नंबर ऑफ वेक्टर्स थे इसके अंदर 15। उन 15 में से हमने 5 वेक्टर ऐसे छांटे, उन 15 में से हमने 5 वेक्टर ऐसे छांटे जिनकी मदद से आप ये 15 के 15 जनरेट करवा लेते हैं। मतलब 5 तो ये खुद हो ही गए हैं, बाकी जो बचे हुए 10 हैं वो भी इनसे जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो 5 वेक्टर हैं ये मिलकर एक स्पैनिंग सेट बनाते हैं कैपिटल वी का, या ये स्पैन करते हैं कैपिटल वी को इस तरीके से। तो यहाँ भी यही बात बोली गई कि अगर आप ये क्लेम करते हैं कि u1 से लेकर um आपका जो है वो स्पैनिंग सेट बनाता है, तो आप u1 से लेकर um की मदद से आप कैपिटल V का कोई भी वेक्टर क्या कर सकते हैं, जनरेट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए अपन वेक्टर स्पेस की बात करें, लेट से R3। तो आप ये देखें इसके अंदर मैं एक S कंसीडर करता हूँ जिसमें ये 3 मेंबर हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब हम लोग ये कहते हैं कि जो ये सेट S है ये बेसिकली आपका स्पैनिंग सेट है R3 के लिए। कैसे, आइए एक बारी इसको जज करते हैं। आप ये देखें R3 में कोई भी जो अपना वेक्टर है वो इसी शक्ल में मिलेगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, उसका जर्नल फॉर्म इसी तरीके का हमें देखने को मिलता है। अब आप मुझे बताएं क्या मैं इसी वेक्टर को इन तीनों की शक्ल में इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? देखें ज़रा एक बारी, तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब क्योंकि आप ये देखेंगे कि हम लोग R3 का कोई भी वेक्टर इन तीनों की मदद से जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि जनरेट करवा सकते हैं तो हम क्या कहेंगे प्रभु जी कि हमारा जो सेट S है ये आपका एक स्पैनिंग सेट है, किसके लिए, फॉर वेक्टर स्पेस R3, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसी का एक और एग्जांपल देखें, R3 का एक और स्पैनिंग सेट देखें, उससे आपको एक बात समझ में ये आएगी कि किसी वेक्टर स्पेस के लिए जो स्पैनिंग सेट होता है वो यूनिक नहीं होता है। एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, लेट से इसको S1 नाम देते हैं और इसके अंदर आपके जो मेंबर हैं 1 1 1 1 1 0 एंड 1 0 0। अब आपको ये कहा गया कि ये आप जो S1 देख रहे हैं ये भी एक स्पैनिंग सेट है, किसके लिए, R3 के लिए। तो आइए एक बारी इसको भी हम देख लेते हैं कि S1 से हम लोग R3 का कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर किस तरीके से जनरेट करवाएंगे। तो देखें हम ऐसा कहते हैं कि जो A B C है, लेट से वो अपना X टाइम्स 1 1 1 प्लस Y टाइम्स 1 1 0। आपको याद है हम लोग इस तरीके से लीनियर डिपेंडेंस में किया करते थे। तो आप जब कंपेयर कराएंगे एक बार उधर हम लोग ऐड वैड कर देते हैं। देखो A किसके इक्वल आएगा, X प्लस वाई प्लस Z, वेरी गुड। आप बताएं B किसके इक्वल आएगा, X प्लस वाई। और आप ये देखें सर C किसके इक्वल आएगा, X के ही इक्वल आएगा। तो X की वैल्यू हमें मिल गई है C। अब इसको यहाँ पुट कर दें क्या, तो B माइनस C किसका वैल्यू हो जाएगा, क्या कह रहे हो जी, Y की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग पुट कर दें X की वैल्यू जो है वो अपने पास C है, ऐसा ही तो है, और Y की वैल्यू है अपने पास B माइनस C प्लस में Z। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये तो कट जाएगा और Z की वैल्यू कितनी आ गई, A माइनस B।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप S1 सेट कंसीडर करते हैं तो आपका ये जो कोई भी वेक्टर है ना, इसको आप किस तरीके से जनरेट करवाएंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 1 1 को, वेरी गुड, B माइनस C से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 1 0 को, एंड A माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे आप किसको, क्या कह रहे हो जी, 1 0 0। तो आप ये देखें कि ये जो हमारा S1 सेट था ये भी R3 के लिए किसका काम करेगा, एक स्पैनिंग सेट का। तो आप ये समझिएगा किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए जो स्पैनिंग सेट होता है वो यूनिक नहीं होता है। और मज़े की बात पता है क्या है, स्पैनिंग सेट का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस के साथ। तो यदि आपको ये अच्छे से समझ आएगा तो आपको बेसिस समझने में कोई भी परेशानी या किसी भी तरह का आपके मन में द्वंद्व नहीं रहेगा। तो ये चीज़ सबको समझ आई क्या कि S और S1 कैसे ये दोनों के दोनों ही R3 जो अपना वेक्टर स्पेस है इसके लिए स्पैनिंग सेट का काम कर रहे हैं। क्लियर है सब लोगों को, वेरी गुड। क्या कह रहे हो जी, आगे चलें, आइए तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी प्रॉपर्टीज़, बेसिकली स्पैनिंग सेट की। तो वो एक बारी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या कहती हैं, फिर मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। या क्या कह रहे हो, पहले एग्जाम्पल देख लें, प्रॉपर्टीज़ फिर देख लेंगे उसमें ऐसा क्या है। आइए तो पहले हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। देखो जैसे आपको कहता है कि आप एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कीजिए V इज इक्वल्स टू PNT। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे, PNT का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर पॉलिनोमियल आएंगे जिनकी डिग्री n या उससे छोटी है। तो Pn ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इज इक्वल्स टू n। अब हम इसका जो है वो स्पैनिंग सेट निकालने का कोशिश करेंगे। आप देखें जब पॉलिनोमियल हम लोग बनाते हैं तो ये लिखा रहता है ना जो ब्रैकेट में, ये सिंबल होता है। लाइक अभी आप ये देखें, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है लेट से ये, तो इसमें सर सिंबल अपन ने x यूज़ किया है ना, ऐसे ही यहाँ पे जो भी सिंबल होगा वो इस तरीके से लिखा रहेगा। अब आप देखें, मैं आपसे पूछूं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे फिर हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे कि इसका स्पैनिंग सेट क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं आपके पास ना पॉलिनोमियल हैं जिनका डिग्री 1 है। डिग्री 1 मतलब क्या होगा, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 या 1 से छोटा है। सेम इसी कंडीशन पे हम लोग अपना जो थ्योरी है उसको बिल्डअप करेंगे। मैं क्या कहता हूँ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 या 1 से छोटा है। तो देखो 1 डिग्री का मतलब क्या है 2x, और हो सकता है सर पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो, मतलब उसमें केवल कोई कांस्टेंट टर्म हो। तो मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 या 1 से छोटा है उनको मैं ऐसे लिख लूँ तो जमेगा क्या आपको, कि अगर a 0 होगा तो पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, अगर b 0 हुआ पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है, और अगर दोनों ही 0 हो गए तब भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है, और दोनों ही यदि नॉन ज़ीरो हो जाते हैं तो हम डिग्री समझते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा, राइट। तो आप ये देखें इसका जो मतलब स्पैनिंग सेट है ऐसे वाले पॉलिनोमियल का क्या होना चाहिए। एक तो मेरे को कांस्टेंट टर्म चाहिए जिसको हम 1 लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। एक मेरे को t चाहिए, या यहाँ पे बात करूँ तो मेरे को x चाहिए। देखो मैं 1 को a से मल्टीप्लाई करूँगा और मैं x को b से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप मुझे बताएं ऐसा करने से क्या मैं इस शक्ल के सारे पॉलिनोमियल जनरेट नहीं करवा लूँगा क्या। सोचें ज़रा, मैंने क्या बात बोली आप लोगों को कि अगर इस पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 या 1 से कम है, और वो पॉलिनोमियल मेरे को इस शक्ल में देखने को मिलेंगे। मैं आपसे कहता हूं जी ऐसे पॉलिनोमियल्स के लिए आपका जो स्पैनिंग सेट है वो होगा ये। ऐसा क्यों,
आप सोचें 1 को हम a से मल्टीप्लाई करवाएं और x को हम b से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हम इस शक्ल के सारे पॉलिनोमियल जनरेट नहीं करवा पाएंगे क्या? तो प्रभु जी आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो जनरेट हो ही जाएगा। नहीं, इसी तरीके से अब मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनका डिग्री 2 या 2 से छोटा है। तो 2 या 2 से छोटा अगर होगा तो उसका जर्नल फॉर्म देखो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब इस शक्ल के पॉलिनोमियल का डिग्री या तो 2 रहेगा अगर आपका c नॉन ज़ीरो है। अगर मान लीजिए कल को c 0 हो जाता है तो डिग्री 1 हो जाएगा। और अगर सोने पे सुहागे वाली बात हो ही जाए, b भी 0 हो जाए तो डिग्री आपका 0 हो जाएगा। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 या 2 से छोटा है वो हमें इस शक्ल में देखने को मिलेंगे। अब आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है ऐसे पॉलिनोमियल्स के लिए आपका स्पैनिंग सेट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म के लिए 1, इसके लिए x और इसके लिए x स्क्वायर, ऐसा ही होना चाहिए। एक बात गौर करने वाली और भी है, यहाँ पॉलिनोमियल कैसा था जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 1 थी। यहाँ पॉलिनोमियल कैसा है जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ देखें अगर हम इसकी बात करें कि जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 या 1 से कम है तो उस केसेस में आप ये देखेंगे कि इसका जो स्पैनिंग सेट है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर 2 हैं। ठीक, आप इधर देखें, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 या 2 से कम है और इसके स्पैनिंग सेट में आप मेंबर देखेंगे तो कितने दिख रहे हैं? आप कहेंगे जी 3 है। तो क्या हम लोग ऐसा कह दें कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n या n से छोटी है तो उसके स्पैनिंग सेट में कितने मेंबर होंगे? सोचो, n+1 हो जाएंगे ना। हाँ, ये चीज़ हमें समझ आ रही है। देखो कैसे, सबसे पहला मेंबर 1 कांस्टेंट टर्म्स के लिए, फिर t, क्योंकि यहाँ पर सिंबल जो है वो t यूज़ किया है हम लोगों ने, तो यहाँ से लेते लेते हम तक कहाँ जाएंगे? t⁻n तक। तो आप खुद देखें सर, n तो यही हो जाएंगे और एक आपका ये हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यदि हमारा वेक्टर स्पेस ऐसा है जिसके अंदर पॉलिनोमियल है और उन पॉलिनोमियल्स की डिग्री n या n से छोटी है तो ऐसी स्थिति में जो आपका स्पैनिंग सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आते हैं? n+1। वेरी गुड। अब इसी में ही आप एक देखें मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस की यदि हम बात करें तो आपके पास मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है। तो 2x2 की मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म आप देखें किस तरीके का रहता है? इस तरीके का ही रहता है क्या? ABCD ऐसा ही रहता है। आप देखें एक सेट हम लोग कंसीडर करते हैं और आप मुझे बताइएगा क्या ये जो सेट मैं लिख रहा हूँ आपके समक्ष, क्या ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स के लिए स्पैनिंग सेट का काम कर पाएगा? तो आइए जज कर लेते हैं। अब देखो ये सेट हमने एक लिखा जिसके अंदर 4 मैट्रिक्स जो हैं हमें देखने को मिलती है। क्यों 4 ही क्यों मिली है? क्योंकि 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर आप कहेंगे जी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 4। ठीक है, आप ये देखें ये जो मेरा मैट्रिक्स है ABCD यानी कि जनरल मैट्रिक्स, क्या मैं इसको ऐसे जनरेट नहीं कर सकता हूँ क्या? बताइए मेरे को, क्या हम लोग इसको इस तरीके से जनरेट नहीं करवा पाएंगे क्या? सोचें थोड़ा सा और मुझे बताएं। तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी जी कर ही सकते हैं। आप देखें ये A हो जाएगा, ये B, ये C और लास्ट वाला T जो कि हमें चाहिए भी था। तो यानी अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स की बात करे और आपसे कोई डेढ़ शाना ये पूछे कि प्रभु जी आप ज़रा इसका स्पैनिंग सेट बता दीजिए, तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। अब कल को मान लो आपसे कोई 3x3 जो मैट्रिक्स होती है अपनी 3x3 की, उसके बारे में पूछ ले, तब क्या करेंगे? आप ये देखें 3x3 जो मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 9। तो फिर आपके जो स्पैनिंग सेट है उसमें कितने मेंबर आएंगे? आप कहेंगे जी 9 मेंबर आएंगे। राइट, तो ये क्लियर हुआ क्या कि किसी
वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट क्या होता है? स्पैनिंग सेट वो सेट है जिसकी मदद से आप उस वेक्टर स्पेस के किसी भी मेंबर को जनरेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड। भाई फील्ड का देखो मदद तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें खुद ये कहा गया है कि आप फील्ड के मेंबर लीजिए और आप स्पैनिंग सेट के मेंबर लीजिए, उनको आपस में ऑपरेट करवाइए, और यदि आप ऐसा करने पे वेक्टर स्पेस के बाकी सारे मेंबर जनरेट करवा पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सेट आपका स्पैनिंग सेट का काम करता है। अब क्या है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ है स्पैनिंग सेट की। मुझे कमेंट में बताइएगा क्या स्पैनिंग सेट क्या चीज़ होती है, या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको समझ में आया क्या? हाँ, इसका मैं यूज़ आपको बेसिस में दिखाऊंगा कि जब हम किसी वेक्टर स्पेस या किसी सब स्पेस के बेसिस लिखते हैं तो वहाँ हमें स्पैनिंग जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो आना क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम लोग बेसिस लिखना सीखेंगे और एक से एक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ मैं आपको शॉम सीरीज़ के एग्जाम्पल दिखाऊंगा, कुछ मैं आपको आउट ऑफ शॉम सीरीज़ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिस को लेकर वो एकदम अच्छे से बन पाए। तो तब हम लोग बात करेंगे इसकी और ज़्यादा डिटेल में स्पैनिंग सेट की। अब देखो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी मैं लिखता हूँ और फिर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या कहता है और किस तरीके से काम करता है। कहता है सपोज U1 U2 से लेकर UM स्पैन V देन फॉर एनी वेक्टर W the set W U1 से लेकर UM also spans V। ये देखो क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर स्पेस था और उसका जो स्पैनिंग सेट है वो ये था U1 से लेकर UM। आपने क्या किया, आपने ना इस स्पैनिंग सेट में एक W अपनी इच्छा से एक्स्ट्रा कर दिया ऐड, तो यहाँ अब W भी आ गया। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि W आए या ना आए इससे हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका S पहले स्पैनिंग सेट था तो W ऐड होने के बाद भी आपका जो S है वो स्पैनिंग सेट रहेगा। मतलब आप ये समझिएगा कि स्पैनिंग सेट जो है ना, इसमें हमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए होते हैं। जैसे मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं वेक्टर्स को UM से कम करता हूँ, U of M-1 तक ही जाता हूँ, तो मैं वेक्टर स्पेस के सारे मेंबर जनरेट नहीं करवा पाऊँगा। इसको मैं एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा अभी आपको रियल नंबर का। तो यहाँ पर देखें फिर ये स्पैनिंग सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे आप सारे मेंबर V के जनरेट नहीं करवा पाएंगे। तो आपने क्या किया, इसमें एक UM और ऐड कर दिया। जब आपने UM ऐड किया तो आप ये देखते हैं कि अब हम V के सारे मेंबर जनरेट करवा सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके जितने भी स्पैनिंग सेट रहे हों उनमें सबसे छोटा स्पैनिंग सेट यही है। अगर आप वेक्टर्स को इससे कम करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ वेक्टर्स आप अब और ऐड कर देंगे तो उससे हमें कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे अपना वेक्टर स्पेस आप कंसीडर कीजिए R3। मैं कहता हूँ मेरे पास एक सेट है जिसमें ये 2 मेंबर हैं, तो आप मुझे बताइए क्या केवल 2 मेंबर की मदद से आप ये आर्बिट्ररी वेक्टर जनरेट करवा पाएंगे? आप देखें, यदि मेरे को A चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा A से। मुझे B चाहिए सेकंड पोजीशन पे, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा B से। सर C का क्या हम लोग ये वाला जो मेंबर है अब इन दोनों को यूज़ करके क्या ये जनरेट करवा पा रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है।
जनरेट नहीं करवा पा रहे हैं। तो क्योंकि जनरेट नहीं करवा पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो अभी S हमारे समक्ष है ये R3 का स्पैनिंग सेट नहीं है। तो हमें इसमें एक मेंबर और ऐड करना पड़ेगा, ये वाला। अब जैसे ही मैंने ये मेंबर ऐड किया तो अब मेरे सारे वेक्टर जो हैं R3 के वो जनरेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम जो वेक्टर्स हैं, मतलब आप ये समझिएगा अगर मुझे R3 को जनरेट करवाना है तो जो नंबर ऑफ मिनिमम वेक्टर्स मेरे को लगते हैं वो 3 लगते हैं। अब 3 से मेरा काम चल जाएगा, लेकिन कल को मैं इस सेट में एक और मेंबर ऐड कर दूं, लेट से इस शक्ल का, तो तब भी मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो मिनिमम मेरे को 3 चाहिए थे, वो 3 इसके अंदर प्रेजेंट हैं। उन 3 के अलावा अगर आप जितने मर्जी इसके अंदर ऐड करें, आपकी जो स्पैनिंग सेट है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी R3 को जनरेट करवा रहा था और नए मेंबर ऐड करने के बाद भी वो R3 को जनरेट करवा लेगा। बात समझ में आई? अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप इन चारों को यूज़ करके आप ये ABC जनरेट कैसे करवाएंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे हमने निकाला था ना कि A, B मतलब XYZ की वैल्यू, उस तरीके से आप ये करके देखिएगा तो आप बात को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। सेकंड देखो, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इसी से मिलती जुलती है जो अभी मैंने रामायण आपको एक्सप्लेन करी है। कहता है सपोज़ U1 U2 से लेकर UM स्पैन्स V एंड सपोज U of K is a linear combination of sum of the other U's, then U's without UK also spans V। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको भी हम लोग समझते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए आपके जो स्पैनिंग सेट हैं उसके अंदर U1 से लेकर UM मेंबर है और उसी में कोई मेंबर आपका UK है, ऐसा मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखा गया कि जो UK है वो बाकी मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप UK को हटा भी देंगे तब भी आपका जो सेट बचेगा वो स्पैनिंग सेट का काम करेगा। लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि मैं UK को बाकी सारी यूज़ की शक्ल में लिख पा रहा हूँगा, और अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ तो आप ये समझिएगा कि कल को हम लोग अगर इसको हटा भी देंगे किस में से, हमारे इस सेट में से, तब भी हमारा जो S है मतलब इसको हटाने के बाद जो सेट बचेगा वो भी आपके R3 को या जो भी वेक्टर स्पेस है उसको स्पैन करेगा। इसी का एग्जांपल यहाँ देख लो। अब आप ये देखें सर, ये जो 1 1 1 है ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। कैसे? 1 1 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं इस सेट में से इसको हटा भी दूं तब भी मेरा जो बचा हुआ सेट है ये R3 को जनरेट करवा देगा। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, क्लियर है पॉइंट? अगला जो पॉइंट है देखिएगा, पॉइंट बड़ा ही कमाल का है और ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है। अगर आपसे कोई वाइवा में पूछ ले तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्पैन्स V एंड सपोज one of the US is the zero vector then U's without the zero also
ऑल्सो स्पैन्स V। देखो इसका क्या मतलब है इस वाली प्रॉपर्टी का। कहता है कि मान लीजिए सर आपका ये जो S है इसमें एक ज़ीरो वेक्टर भी था, ऐसा इस S के अंदर एक ज़ीरो वेक्टर भी था और आप इनको यूज़ करके R3 का कोई मेंबर जनरेट करवा रहे थे। ठीक, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इसको हटा भी देंगे ज़ीरो वेक्टर को, तब भी जो बचे हुए मेंबर हैं वो आपके वेक्टर स्पेस को जनरेट करवा देंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? क्या कहती है प्रॉपर्टी? तो तीन प्रॉपर्टी हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस की एंड डायमेंशंस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर क्लियर हो गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, आज के लिए आप लोगों ने टाइम दिया। मैं आपसे सर कल मिलता हूँ इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ सब स्पेस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।